कोई भी व्यक्ति आमतौर पर यही देखता और चाहता है कि मुझे सोशली थोड़ी सी फन करनी है, उसकी लत लगना। लोग अगर 10 सिगरेट पी रहे हैं, मैं तो सिर्फ 4 पी रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सेफ है या कोई अनसेफ है। मीडिया का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड स्टार है या क्रिकेट या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, ये चीज़ें प्रमोट करते हैं। रियल लाइफ में भी नशा करते होंगे। कोई भी प्लान करके एडिक्शन तक नहीं पहुंचता। मैंने मेरे एक भी पेशेंट को ये कहते हुए नहीं सुना है कि मैडम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो में, द वेंकटेश शो। दोस्तों, एडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू है आज हमारे सोसाइटी में। उसी इशू को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर शीतल। नमस्ते। डॉक्टर, स्वागत है आपका मेरे शो में। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एडिक्शन होता क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। एडिक्शन को समझने के लिए हमको 3 हिस्से समझने की जरूरत है। हाँ। कोई भी व्यक्ति आमतौर पर यही देखता और चाहता है कि मुझे सोशली थोड़ी सी फन करनी है, हाँ। तो कुछ करना है। करेक्ट। तो स्टेज यूज से ही शुरू होती है। अच्छा। फिर धीरे धीरे यूज करते करते ऐसा होता है कि किसी दिन फिर मुझे टेंशन आया है, मुझे कहीं पे परफॉर्मेंस करना है या फिर मुझे सेलिब्रेशन करना है। Correct. तो किसी रीजन के साथ उसका अब्यूज शुरू हो जाता है और ये अब्यूज तीसरे स्टेप पर पहुंच के उसकी लत लगना या डिपेंडेंसी तैयार होना, उसमें परिवर्तित होता है, जिसको हम व्यसन कहते हैं। करेक्ट। तो बेसिकली एडिक्शन एक आदत नहीं है, ये विल पावर का मामला नहीं है, ये एक डिसीज है जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डिसीज कहते हैं। आमतौर पे हम कहते हैं कि ये एक बीमारी है। करेक्ट। सो इसी और से अगर हम आगे जाके देखेंगे तो कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, मुझे जब चाहिए तब मैं उसे रोक सकता हूँ, जब चाहिए जब मैं छोड़ सकता हूँ। करेक्ट। बट अगर वो बीमारी का स्वरूप है तो आप जब चाहे उसे छोड़ नहीं सकते। फिर आपका सब्सटेंस डिसाइड करता है कि उसकी डिपेंडेंसी लेवल कितनी है और इसके क्या परिणाम हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल किसी से भी अगर बात करते हो, जैसे हेवी स्मोकर है Yes. या हेवी अल्कोहल कंज्यूम करता है वो, तो उसी जिसमें कोई फ्रेंड है, अगर उनके साथ बात करो तो वही सेम कि अरे नहीं, तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में है जी। ये तो जस्ट अभी मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, कल अगर मैं चाहता हूँ तो बंद कर सकता हूँ, कभी भी बंद कर सकता कभी हूँ। भी बंद कर सकता हूँ। वो उनका रहता है। और उनका और एक मिसकंसेप्शन ये रहता है कि अरे लोग अगर 10 सिगरेट पी रहे हैं, मैं तो सिर्फ 4 पी रहा हूँ, जी। कंपेयर टू मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा एक उनका ओपिनियन रहता है। यस, बट यहाँ पे मैं अधोरेखित करना चाहती हूँ कि किसी भी सब्सटेंस का कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। हाँ। 0 इज द सेफ लिमिट। करेक्ट। उनसे दूर रहना ही सबसे सेफ है। करेक्ट। तो और अगर कोई कहता है कि मैं जब चाहे छोड़ सकता हूँ, मैंने पिछले साल 2 बार छोड़ा था, हाँ। है ना, तो इसका सही मतलब है कि छोड़ने के बावजूद कुछ पीरियड के बाद आप वापस उसी चीज पर जा रहे हो। करेक्ट। इसका मतलब है कि आपने छोड़ा नहीं है। आप छोड़ के कुछ दिन तक रह सकते हो और वापस उस पे आते हो। इसका मतलब है कि ये रिलैप्स हो रहा है। करेक्ट। कि आप छोड़ना तो चाह रहे थे बट आपने स्टॉप भी किया, बट आई थिंक द मेजर गोल इज स्टेइंग स्टॉप। स्टॉप करने का उद्देश्य यहाँ पे उतना जरूरी नहीं है जितना उद्देश्य है कि आप स्टेइंग स्टॉप मोड में चले जाओ। स्टॉप तो वैसे भी आप 2-3 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कर रहे हो, बट इसी का मतलब ये है कि 8, 10, 12 दिन के बाद आप वापस तो जा रहे हो और उस पे हमें रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली सीरियस इशू है डॉक्टर, ये हमारे समाज में कुछ मिसकंसेप्शन भी है एडिक्शन को लेके। फॉर एग्जांपल कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में ज़्यादा लोग एडिक्ट आपको दिखेंगे, या कोई जेंडर के लोग ज्यादा करते हैं, जेंडर के लोग हैं, या कोई ऐसा इकोनॉमिक क्लास है जो सबसे ज्यादा ये करता है। तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम साइंटिफिकली ये कह रहे हैं कि एडिक्शन एक बीमारी है,
तो बीमारी को आपकी कास्ट समझ में नहीं आती, Correct. आपका लोकेशन समझ में नहीं आता, आपका एज, आपका जेंडर समझ में नहीं आता। करेक्ट सो जो कोई व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर इन सब्सटेंसेस को यूज करने की कोशिश करेगा, वो हर एक व्यक्ति इस रिस्क के सामने खड़ा है। ओके तो और ऐसा जरूर है कि अगर हम जेंडर बेस की बात करें कि मेल्स और फीमेल्स में ऐसी कोई चीजें हैं क्या जिसकी वजह से रिस्क बढ़ती है, तो डेफिनेटली वो जिसको हम कहते हैं कि जेंडर रिलेटेड इश्यूज, वो दिखते हैं कि उसमें क्या दिखता है कि सिवियरिटी इंडेक्स कितना बढ़ेगा मेल में या फीमेल में, कितनी जल्दी कोई व्यसन के अधीन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द जेंडर रिलेटेड चेंजेस। बट उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि डिसीज किसी भी और चीजों को वो समझता है। हर व्यक्ति रिस्क में है जो इन चीजों को छूता है। करेक्ट। दूसरा और एक मिसकंसेप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे फादर कोई अल्कोहल नहीं पीते थे या स्मोकिंग नहीं करते थे, तो डेफिनेटली मुझे भी कभी दिमाग में नहीं आया कि मैं अल्कोहल पीऊँ या सिगरेट पीऊँ, क्योंकि वो फैमिली में नहीं देखा मैंने जी। तो वो कुछ अलग चीज़ लगती थी मेरे लिए। उससे उल्टा अगर फैमिली में जैसे फादर अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसके चांसेस है क्या कि उसका बच्चा भी वही फॉलो करे, ऐसे कुछ चांसेस है? यस। सो साइंस ये कहता है कि जेनेटिक्स का रोल डेफिनेटली दिखाई देता है कि अगर आपकी फैमिली में पहले से किसी को इस तरह की निर्भरता है, तो आपके चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, बट उतना ही स्वाभाविक रीजन नहीं है। ऐसे घरों में अगर आप देखा जाए कि अगर पेरेंट्स अल्कोहल या और कोई सब्सटेंस के अधीन है, तो उन्होंने जो वातावरण तैयार किया है, एनवायरनमेंट तैयार किया है घर में, वो भी काफी हद तक बच्चों के लिए बहुत अच्छा या खुशहाल तो है नहीं। तो उस तनाव के चलते, उस स्ट्रेस के चलते, कोपिंग के लिए और ऐसे डिसफंक्शनल पैटर्न्स के चलते चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं कि उस फैमिली से आया हुआ व्यक्ति ना कि सिर्फ जनुकीय रीजन से, बट बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी, स्ट्रेस के कारण भी, कोपिंग के कारण भी इन तरीके की नशाओं में सबसे ज्यादा उतर जाए। करेक्ट। उसको कोई नई चीज नहीं लगती कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर स्मोकिंग करे तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मोर देन दैट ना, ऐसा लगता है कि वो चीज नॉर्मलाइज हो रही है कि ये करना कोई बहुत गलत बात है नहीं। करेक्ट। और दूसरी चीज कि अगर घर के बड़े ही इस तरीके की सब्सटेंस में है, तो नशे के अंदर का उनका व्यवहार बच्चों के प्रति हमेशा ही खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ द एडिक्शन और डिपेंडेंसी दे हैव, इन्फ्लुएंस ऑफ ऑब्वियसली। तो मान लीजिए अगर पापा ने उस दिन XYZ लिमिट से ज्यादा पी है, और उनके कारण उनका गुस्सा निकल रहा है, या फिर उन्होंने कभी फिजिकल हाथापाई की होगी घर वालों के साथ, तो ये बच्चा पहले से ही देख रहा है और ये उसके लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल ही है। तो शायद सिर्फ जनुकीय रीजन नहीं, बट वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए भी इन बच्चों में ये प्रमाण ज्यादा दिखाई देता है। और जैसे आपने सही से कहा कि घर के बड़े अगर कर रहे हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये कोई बड़ी या गलत बात है नहीं। करेक्ट। और वो फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। करेक्ट। एक्चुअली जैसे मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने ऐसा देखा है कि अगर कोई अल्कोहल भी कंज्यूम करता है इंटरनेशनली, तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में कंज्यूम करेगा आफ्टर डिनर, देन ही विल गो फॉर स्लीप। लेकिन इंडिया में उसके अपोजिट है कि अल्कोहल दे ड्रिंक उनका जितना लिमिट ज़्यादा है उतना लिमिट तक पीते हैं, उनको पता नहीं कि कहाँ पे रुकना है। देन उसके बाद गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद बहुत सारे इश्यूज होते हैं, असल्ट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। करेक्ट। तो वो एक डिफरेंस देखा है मैंने, जस्ट टू शेयर विथ यू। सो मे बी यहाँ पे मुझे और एक चीज क्या ऐड करनी है कि एडिक्शन या व्यसन का यूज या अब्यूज उसकी क्वांटिटी पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। अगर दो लोग एक साथ ही एक्स अमाउंट ग्रहण कर रहे हैं या पी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सेफ है या कोई अनसेफ है। हर एक बूंद, हर एक चीज जो आपके शरीर में जा रही है वो नुकसानदायक ही है। एट द सेम टाइम कुछ लोग बहुत ज्यादा पी सकते हैं और फिर भी शायद उनमें उतना नुकसान नहीं दिखाई देता है वो उस वक्त। शायद लंबा अगर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें भी वो लक्षण दिखेंगे।
तो जिस तरीके से आपका शरीर आपका ब्रेन उससे रिएक्ट करता है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। कोई छोटी से छोटी अमाउंट पीकर भी अनमैनेजेबल हो सकता है और कोई थोड़ी ज्यादा मात्रा पीने के बावजूद भी अनमैनेजेबल नहीं होगा, ऐसा दिख सकता है। बट परिणाम हमेशा ही बहुत गंभीर तरीके के देखे जाते हैं। दिखेंगे अगर अर्ली आपके स्टेज में नहीं दिखेंगे तो दिखेंगे, बट यस वो कॉन्सिक्वेंसेस चूके नहीं। डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड का एग्जांपल दिया आपको कि वो स्मोक करता है, अल्कोहल भी पीता है, लेकिन हमको दिखता है कि वो लिमिट के बाहर है जी, लेकिन उसको नहीं पता या वो कन्विंस नहीं है कि मैं लिमिट के बाहर हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ समवन कैन अंडरस्टैंड लाइक ओके आई एम एडिक्टेड नाउ और आई नीड अ ट्रीटमेंट, तो वो मतलब कैसे आप कोई पहचाने की मैं खुद रिस्क में हूँ या नहीं? करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि अल्कोहल एज अ डिसीज या फिर एडिक्शन, बाकी भी कोई सब्सटेंस देखिए या फिर इवन बिहेवियर सब्सटेंस देखिए, जैसे हम बड़े से उसके दो कैटेगरीज कर सकते हैं। एक है सब्सटेंस का एडिक्शन जिसमें कोई व्यक्ति कुछ चीज ग्रहण कर रहा है, जैसे अल्कोहल हो गया, किसी तरीके की आजकल वीड बहुत देखा जाता है, या फिर किसी भी तरीके का पाउडर ड्रग हो गया एंड ऑल दैट, जो भी जितने भी ड्रग के नाम आपने सुने होंगे, तो वो व्यक्ति उसको ले रहा है शरीर के अंदर, तो ये हो गया सब्सटेंस का एडिक्शन। दूसरा एडिक्शन है जहाँ पे लोग कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं बट वो एक बिहेवियर पैटर्न में फंसे हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, और वो भी एडिक्शन के क्राइटेरिया में ही आता है और वो बिहेवियर एडिक्शन है, राइट। उसके चलते और एक चीज हम आजकल देखते हैं कि गेमिंग का एडिक्शन दिखाई देता है, राइट, या फिर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग का एडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई देता है। और ऐसे बिहेवियरल एडिक्शन के बारे में सेक्स, पोर्नोग्राफी, ऑल ऑफ दैट एडिक्शन पार्ट कम्स अंडर बिहेवियर एडिक्शन। तो जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि कैसे कोई किसी को पता चलेगा कि हम इस एडिक्शन में है या नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपको जब धीरे धीरे समझ में आने लगता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी है। आपसे पहले आपके लव्ड वंस इसको बहुत जल्दी से देख पाते हैं। वो इसलिए कि एडिक्शन एज अ डिसीज वो बहुत कनिंग, बाफलिंग है। क्या मतलब है इसका कि ये एक ही शायद ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को ये डिल्यूजनल एहसास कराती है कि तुम ठीक हो। बाकी अगर आपको और मुझे सर्दी भी हो जाती है तो हम 10 बार कहते हैं कि अरे मैं ठीक नहीं हूँ, अरे मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ा सा फीवर आया है, कहीं पे कुछ दुख रहा है, तो हमारा एक कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग मेथड है जिसे हम कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति या फिर एडिक्शन में जा गुजरने वाला व्यक्ति ये हमेशा कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो रोल ऑफ डिनायल इन एडिक्शन इज वेरी वेरी बिग, कि मान्य ही नहीं होता है कि मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ये अनमैनेजेबल हो रही है। तो उसके कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो अगर आप किसी चीज के लिए प्लान कर रहे हो और फिर उसको कर रहे हो तो आप उसको शायद एडिक्टेड कैटेगरी में धीरे धीरे आप मूव कर रहे हो। आप और मैं शायद आमतौर पर चाय पीने वाले लोग हैं, है ना। आपको याद है क्या कि आप चाय के लिए 25 किलोमीटर ड्राइव करके जाओगे, एक कप चाय पी के वापस आओगे? नहीं होता ना। आप आइडिया गिव अप कर देते हो कि इट्स ओके इफ आई डोंट ड्रिंक टी टुडे, है ना। बट आप 25 किलोमीटर, वो भी ऑड बिहेवियर्स में, मौसम इस तरीके के मौसम पे जहाँ पे बारिश हो रही है, नहीं जाओगे, राइट। बट अगर वही कोई व्यक्ति जा रहा है तो इसका मतलब कि वो कंपल्शन के साथ यूज कर रहा है। एडवर्सिटीज उसको वो आइडिया ड्रॉप करने के लिए अलाउ ही नहीं कर रही। तो सबसे पहली बात है कि कोई प्लान कर रहा है और कोई उस चीज को कर रहा है तो डेफिनेटली ये पहला इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर है कि अब हम सारे एडल्ट्स हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 18 साल की थी तब मैं 2 रोटी खाती थी, अब मैं 36 की हो गई तो मुझे अचानक से 10 रोटी लगने लगी है। नहीं होता ना ऐसा। एक फिक्स आपका डाइट है, एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट है जो उतने में आ जाता है। एडिक्शन में वो नहीं दिखता। सो इनिशियली आपको 100% हाई के लिए एक यूनिट या एक आपका जो भी लिमिट है वो आप ले रहे हो, उसी 100% आनंद के लिए या किक के लिए धीरे धीरे आप 1 के 2 करते हो, 2 के 3 करते हो, 3 के 4 करते हो और धीरे धीरे ये क्षमता बढ़ती है। तो हम इसको कहते हैं इंक्रीज टॉलरेंस है।
है ना, और वो दूसरा इंडिकेटर है। और इस मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लिमिट्स बहुत क्विकली क्रॉस हो जाए, शायद इसको कई साल लग जाए, बट अगर ये चेंज हो रहा है इसका मतलब ही ये है कि जो किक आपको पहले उतने से छोटे लिमिट में आती थी अब वो नहीं आ रही है, इसका मतलब आप में अंडर टॉलरेंस बढ़ रहा है, और वो इंक्रीज टॉलरेंस कई बार डिपेंडेंसी का इंडिकेटर है। और एक चीज क्या दिखाई देती है वो है कि अगर कोई रुकना चाहता है कि नहीं आज मैं सिर्फ इतना ही पी के रुकूंगा, नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। इंटेंट एंड ड्रिंक है 1, 2, 3 तक चले जाते हैं, तो वो एक और इंडिकेटर है। मान लीजिए कोई अगर फोर्सफुली रोकना चाहता भी है तो हम कहते हैं विड्रॉल्स आते हैं। विड्रॉल्स का मतलब है कि आपने बंद कर दिया जो आप सब्सटेंस ले रहे थे, और फिर आपकी बॉडी और मन एक विशिष्ट तरीके से रेस्टलेसनेस दिखाती है। जैसे किसी व्यक्ति को उल्टी हो जाता है, फीवरिश फील होता है, कई व्यक्तियों को डिल्यूजन्स होते हैं, हैलुसिनेशंस होते हैं, आपकी माइंड बॉडी अलग ही तरीके से रिएक्ट होने लगती है, और वो विड्रॉल है। और वो अगर हो रहा है तभी आपको ये इंडिकेटर है कि आप एडिक्शन में जा रहे हो। और लास्ट में मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप प्रायोरिटी चेंज कर रहे हो, जैसे आपके बेटे का बर्थडे है और 7 बजे आपका रेगुलर टाइम है कंज्यूम करने का, तो आप कुछ कारण दे दोगे कि और बर्थडे को नहीं जाओगे और वापस आप 7 o'clock आपका रूटीन यूज शुरू कर रहे हो, इसका मतलब आपने प्रायोरिटी ऑल्टर की है। सो जब आप ड्रिंकिंग या फिर एडिक्शन की कोई भी जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो उसको प्रायोरिटी करते हो और बाकी के चीज़ों को आप लेस प्रायोरिटाइज रखते हो, तो ये और एक इंडिकेटर है कि आप धीरे धीरे उस एडिक्शन की या डिसीज की फेज पर जा रहे हो। और अंत में मैं कहूँगी कि हम सभी ठोकर जब लगती है या हमें जब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं तो हम रुकते हैं। इन व्यक्तियों में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद भी ये यूज अल्कोहल कंटिन्यू दिखता है, और ये सबसे बड़ा पैरामीटर है कि अब हमें मदद लेने की जरूरत है। अब ना हमारी विल पावर का इसमें कोई रोल है या हमारे डिसीजन का इसमें कोई रोल है, अब ये बीमारी बन चुकी है और इसको साइंटिफिकली ही ट्रीट करना पड़ेगा। करेक्ट। एक्चुअली मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जब मैं कॉलेज में था जी, तो अगेन एक मेरा फ्रेंड था। एक्चुअली कॉलेज लाइफ एक ऐसी होती है कि वहाँ पे मज़े करने के लिए आप अल्कोहल सिगरेट स्टार्ट कर दे हो, और आगे जाके रियल दुनिया में जब आप आते हो और जब वर्क प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, उसके वजह से बाद में जो आपकी हैबिट है वो बाद में क्रोनिक होती है। तो सेम अगेन मेरा एक फ्रेंड था, वहाँ पे कॉलेज टाइम उसने जस्ट एज ए एंजॉय स्टार्ट किया, उसके बाद जब रियल लाइफ में आया तो उसको काइंड ऑफ प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया तो ज़्यादा कंज्यूम करने लगा। तो उसके जो साइंस वगैरह, तो उसका जो हाथ और शुरू करता था, उसके चेहरे पे दिखता था कि फीलिंग है, आंखें भरी हुई है, रेडिश है, वो फ्रेशनेस नहीं था उसके चेहरे पे। बिल्कुल वही जो मैं अभी कह रही थी कि विड्रॉल्स होते हैं, कि मैंने जो मात्रा अभी तक कंज्यूम की है मैं उसको बंद करूं, और मेरे शरीर से धीरे धीरे जब नशा उतरने लगती है तब ये हाथ पैर हिलना, चेहरे पर स्वेलिंग आना, आंखें लाल दिखना, कभी कभी तो आपको बिकॉज ऑफ द अनदर लीवर इश्यूज एंड ऑल दैट वो साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं, ये सारे विड्रॉल के लक्षण हैं। तो वो अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब सही है कि शायद उनको मदद लेने की जरूरत है। एक्चुअली अगेन जैसे कॉर्पोरेट पे देखते हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे लोग रहते हैं, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल हो या हेवी स्मोकिंग हो, इस केस में उनके पेरेंट्स, वाइफ हो या केयर गिवर्स, उनको वो कैसे जाने कि अच्छा माय लव वन इज नाउ एडिक्टेड, ही नीड अ ट्रीटमेंट, तो वो कैसे कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे एड्रेस करें उसको? कैसे एड्रेस करें, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है एडिक्शन की बीमारी बस व्यक्ति के तरह निर्धारित नहीं रहती, वो फैमिली डिसीज बन जाती है धीरे धीरे। इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिकल बर्डन तो देखा ही जाता है, बट एट द सेम टाइम जितने भी वायलेंसेस आप देखते हो जो घर के अंदर होते हैं, स्पेशली वुमेन वायलेंस केसेस के, जब आप उसकी छानबीन करते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा चंक है जिसमें अल्कोहल के नशे के कारण
ये फिजिकल वायलेंस तक पहुंचा हुआ चीज़ है, राइट। धीरे धीरे अगर आप देखते हो कि घर में जो बच्चे हैं उनका तनाव है, उनका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो रही है, तो दैट इज ऑल बिकॉज कि घर के कोई बड़े सदस्य या इम्पोर्टेंट व्यक्ति इस तरीके के नशे में फंसे हुए हैं, राइट। अब अगर लव्ड वंस इनको हेल्प करना चाहे तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या है, जैसे मैंने अभी जो लक्षण बताए कि कोई व्यक्ति बहुत देर तक बाहर रहता है, एक्सपेक्टेड है कि वो 7:30, 8, 9 बजे तक घर आ जाए, करेक्ट, और अब वो 2-3 घंटा ज़्यादा ही लेता है और फ्रीक्वेंटली लेता है। रात के 12 बजे फिर भी नहीं घर आए। धीरे धीरे उनकी अकाउंटेबिलिटी कम होती दिखाई देती है, उनको लगता है कि मैं आ जाऊंगा ना, यू डोंट हैव टू आस्क मी, राइट। करेक्ट। सो वो जो कोऑपरेटिवनेस है, जो अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो प्रायोरिटी बदलने के कारण कम होती हुई दिखाई देती है। फिर और एक चीज़ क्या दिखती है कि फिजिकल हेल्थ में काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, वजन घटने लगता है या फिर वजन बढ़ने बहुत लगता है, दोनों ही हो सकता है, जिस तरीके की लाइफस्टाइल और सब्सटेंस आप चूज कर रहे हो। नींद में काफी सारा परिवर्तन दिखाई देता है, कई लोगों को नींद बहुत कम आने लगती है, राइट। वो एक इंडिकेटर है। भूख में बहुत परिवर्तन होता है कि वो भी थोड़ा सा खाना शुरू हो जाता है। सोशल गैदरिंग्स बहुत कम होने लगते हैं बिकॉज इस व्यक्ति को एक टाइम पे पीने की या सब्सटेंस यूज करने की आदत है, तो वो नहीं चाहता कि उसके रूटीन में कोई चेंज हो जाए या कोई उसका दोस्त आके उसको उसका पीने का टाइमिंग पोस्टपोन करे, यू नो व्हाट आई मीन नाउ, कि तो सोशलाइजेशन बहुत कम होता है। अगर आपका टीनेजर बच्चा है और वो अचानक से ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बदल रहा है कि कल तक तो उसके स्कूल के सारे फ्रेंड्स उसके साथ बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते थे, आज अचानक उसके दोस्त आपको अलग दिखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं पे उसकी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हुई है। और जो पुराने शायद स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो इस सब में उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो जो यूजर्स है ऐसे वाले ग्रुप में ही जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। उम्र से बड़े लोगों के साथ दोस्ती होती दिखाई देती है। पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देता है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ये व्यक्ति दे नहीं पाता कि रोज अगर मैं XYZ अमाउंट खर्च कर रहा हूँ तो मैं वो कहाँ खर्च कर रहा हूँ। वर्क हो तो अगर प्राउड व्यक्ति है तो वर्क में डिटोरियोरेशंस दिखते हैं, और अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनके एकेडमिक स्ट्रक्चर में बहुत नीचे आया हुआ एकेडमिक स्कोर वगैरह दिखता है। तो ये प्राइमरी इंडिकेटर्स है। इसके साथ साथ उनके मूड्स में भी काफी बदलाव दिखते हैं कि नशे के अंदर जो बिहेवियर होता है और नॉर्मली नशा उतरने के बाद का जो बिहेवियर होता है उसमें काफी अंतर होता है। सो वेंकटेश जी, मुझे यहाँ पे याद आती है मेरी एक केस। मेरे पास मेरे क्लाइंट के 2 छोटे जुड़वा बच्चे एक बार उनके मम्मी के साथ आए थे ट्रीटमेंट सेंटर में, और उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, शायद वो 10 साल के 9 या 10 साल के बच्चे दोनों थे। और मैंने उनको कहा कि आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपकी मम्मी से बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, उनको आपसे भी बात करनी है डॉक्टर। तो मैंने कहा ठीक है बताइए। तो जैसे कि हमारे पास मेरे पापा ना दो पापा है हमारे, एक गुड पापा और एक बैड पापा। तो वो पापा को ही उनके बिहेवियर को लेकर उन्होंने 2 टर्मिनोलॉजीज बनाई थी कि ये मेरे गुड पापा है और ये मेरे बैड पापा है। तो मैंने कहा क्या करते हैं आपके गुड पापा? तो वो हमें स्कूल ले जाते हैं, हमारी पढ़ाई लेते हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, हर वक्त हमें इनकरेज करते हैं कि साइकिल सीखनी है, कैरम सीखना है, ये करना है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर ये बैड पापा का रोल क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो शाम 7 साढ़े 7 के बाद ही जनरली बैड हो जाते हैं, और फिर बैड होते हैं तो क्या करते हैं, तो वो बहुत चिल्लाते हैं, उनके पास बैठना मुश्किल हो जाता है। He really smells bad, he behaves really odd, he is very aggressive at that point। और वो उन्होंने जो सीरीज ऑफ बिहेवियर बताया उससे आपको समझ में आता है कि व्यक्तित्व में होने वाला परिणाम कितना बड़ा है, कि नशे के अंदर का आपका बिहेवियर और नशा न होने के बाद का आपका बिहेवियर, उसमें शायद बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो वो एक इंडिकेटर है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए कि कितने मूड स्विंग्स हो रहे हैं और कितना वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। रात में आया हुआ व्यक्ति और सुबह बिहेव करने वाला व्यक्ति, ऐसा लगता है कि ये एक है ही नहीं, ये तो अलग लोग हैं। I just recall my friend, same situation. So doctor, let's talk about now solution
Yes. how someone can come out? राइट बहुत अच्छा सवाल है. मुझे लगता है कि इस साल लाइक हर साल 26 जून ये एंटी गन डे की तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट होता है और हर साल उसकी एक थीम होती है. तो इस साल की थीम ही बहुत मुझे लगता है अपने आप में आपको जवाब देने वाली होगी. और ये थीम कहती है एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन. Invest in prevention. प्रिवेंशन, सो प्रिवेंशन ही पहला इलाज है. Okay. मुझे हमेशा लगता है कि हमें अपने बच्चों को स्वाभाविक तरीके से ये ट्रेन और बताना चाहिए कि किसी भी तरीके का सब्सटेंस यूज किसी भी मात्रा में हानिकारक ही है. और प्रिवेंशन में अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो शायद हमें अगले ट्रबल्स तक हम ना पहुंचे. सो आइडियली डेफिनेटली प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा इलाज अपने आप में है फॉर द न्यू यूजर्स कि वो आए ही नहीं इस चीज़ में. जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनमें भी फिर हम लोग दो तीन कैटेगरीज का इंटरवेंशन देख सकते हैं. यहाँ पे देखा जाता है बहुत ज़्यादा कि जो यूज करने वाला व्यक्ति है वो जब तक पूरी तरीके से फिजिकल या मानसिक प्रॉब्लम्स तक नहीं पहुँचता तब तक उसको कोई इलाज देने की चर्चा ही नहीं होती. जब तक कि लीवर की कोई डिसीजेस तैयार ना हो, जब तक कि कोई फिजिकल एलिमेंट तैयार ना हो, या फिर अल्कोहल के कारण या फिर इंटॉक्सिकेशन के कारण कोई एक्सीडेंट ना हो, या फिर कोई बहुत बड़ा असल्ट वगैरह ना हो, तब तक के कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं करता. बट उसके दौरान ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. सबसे पहला ऑप्शन है कि आप किसी भी आपके जनरल फिजिशियन से ओपनली बात कीजिए कि मैं आजकल इंटेंशन से ज़्यादा पी रहा हूँ या मेरा सब्सटेंस यूज लिटिल मोर ऑफन देन यूजुअल हो रहा है, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट. सबसे पहली मदद तो आपको आपके फिजिशियन से ही मिल सकती है. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा जैसा एडविक वन स्टेप का हमारा डी एडिक्शन क्लिनिक है, इट्स अ ओपीडी क्लिनिक. सो ओपीडी क्लिनिक में भी आप साइकोलॉजिस्ट से जो एडिक्शन में ट्रेन है, जिसको हम एडिक्शन थेरेपिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट एंड एडिक्शन थेरेपिस्ट, ऐसे व्यक्ति के साथ आप स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन की बात कर सकते हो कि मैं देखूँ तो सही कि मेरा जो भी बिहेवियर चेंज है वो कितना सीवियर है, और उसके लिए साइंटिफिक टूल्स अवेलेबल हैं. तो वहाँ पे आप जाइए, चर्चा कीजिए. काउंसलिंग और मेडिसिन साथ में आप शुरू कर सकते हो. मेडिसिन साइकाइट्रिस्ट देते हैं और काउंसलिंग आपको आपकी थेरेपिस्ट, आपके साइकोलॉजिस्ट और एडिक्शन थेरेपिस्ट देते हैं. सो हो गया कि नॉर्मल आप ओपीडी की ट्रीटमेंट, जैसे आप आइए, डॉक्टर से मिलिए, वापस आप घर जाइए. तो वो एक मोड है ट्रीटमेंट का. दूसरा मोड है कि आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में चले जाइए. अगर जब डिपेंडेंसी तैयार होती है और आप अपने ही साइकिल में पूरी तरीके से दिखाई देते हैं कि उसी साइकिल में और अपने आप से बंद करना नहीं हो रहा है फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण, विड्रॉल्स के कारण एंड ऑल, तो उस वक्त डेफिनेटली जिसको व्यसन मुक्ति केंद्र कहते हैं, ऐसी किसी व्यसन मुक्ति केंद्र में इलाज भी किया जा सकता है. जो लोग ऑलरेडी पी रहे हैं बट फंक्शनल है, कि जैसे मैं अपने रेगुलर ऑफिस पे जाता हूँ बट जब भी पीता हूँ तब ज़रा ज़्यादा पीता हूँ, ऐसे व्यक्तियों के लिए हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है. नेचर ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? दवाई और एडिक्शन काउंसलिंग साथ साथ होना चाहिए. सिर्फ दवाई या सिर्फ काउंसलिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक साथ करने पड़ेंगे. एक्चुअली जो आप काम कर रहे हो डॉक्टर, वो बहुत अच्छा है. एक्चुअली काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है. तो मैं चाहता हूँ कि एडविक वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि फॉर एग्जांपल वो हेल्प लेना चाहता है तो आपके क्या स्टेप्स है कि ये 1 2 3 ये स्टेप्स है और ये आपके काइंड ऑफ सॉल्यूशन आप ऑफर करते हो, तो उनके बारे में थोड़ा इलैबोरेटिव प्लीज बताइए ना. सो मुझे लगता है एडविक वन स्टॉप के बारे में मैं और थोड़ा जानकारी दूंगी ही. मुझे लगता है कि इलाज में और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे हाईलाइट करनी चाहिए कि व्यसन को बंद करने के लिए तो मदद लगेगी ही, करेक्ट, बट व्यसन के कारण मानसिक आरोग्य में आए हुए समस्याओं को भी हमको डील करना पड़ेगा. तो काफी बार ये दिखाई देता है कि जो लोग सब्सटेंस यूज करते हैं किसी भी प्रकार का, उनको मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स काफी ज्यादा देखे जाते हैं. जैसे कि आम भाषा में हम कहे कि डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तो वो भी इसके साथ साथ आने वाली चीजें हैं. तो हमको दोनों डिसीजेस को एक साथ ट्रीटमेंट देनी होगी. सो एडविक वन स्टॉप क्लिनिक में ये ओपीडी सेटअप है हमारा, जहाँ पे हम साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की टीम है जो लोगों को ट्रीट करती है.
डेफिनेटली स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट सबसे पहली स्टेप होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करते हो तब आपकी डिटेल असेसमेंट होती है कि पूरी हिस्ट्री जो ली जाती है, और फिर एक स्क्रीनिंग असेसमेंट का सेशन होता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि सीवियरिटी इंडेक्स कितना है, कि आप कहाँ तक डैमेज है और किस किस प्रकार का है, सिर्फ शारीरिक है या शारीरिक और मानसिक है, एडिक्शन के साथ आने वाली और कोई चीज़ों की समस्या है क्या, जैसे मैंने अभी कहा जैसे साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होगा या एंजाइटी होगी, कई बार मैरिटल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो एरियाज है जो एडिक्शन के कारण खराब हुए हैं उनका पूरा असेसमेंट करके फिर टीम डिसाइड करती है कि साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट टुगेदर काम करेंगे। अगर फिजिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास इमीडिएटली ज़रूर दिखाना चाहिए, एंड सो ऑन। सो ये होलिस्टिक केयर अप्रोच के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, और एडिक्शन के अलावा बाकी की भी मानसिक आरोग्य की जो समस्या है उनके लिए भी यहाँ पे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ काम करते हैं। ओके ओके। आते ही डॉक्टर ट्रीटमेंट के ऊपर, ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ अगेन इन सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो कौन सी ट्रीटमेंट्स आप प्रोवाइड करते हो यहाँ पे? ओके, सो सबसे पहली ट्रीटमेंट जो है जहाँ पे हम कहते हैं दवाई से इलाज होता है ना। तो जैसे मैंने पहले कहा कि टीम होती है उसमें दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक आपके साइकाइट्रिस्ट जो MBBS पढ़ के MD या DN BSc उनकी डिग्री होती है आगे की, जो दवाइयाँ लिखते हैं, और क्यों जो मानसिक आरोग्य में काम आने वाली दवाइयाँ उनका डायग्नोसिस करना वो उनका काम है। दूसरी व्यक्ति है जिसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो दवाई नहीं लिखते हैं, राइट, जिनका शायद एजुकेशन ऐसा होता है कि वो MPhil साइकोलॉजी हो, PhD साइकोलॉजी हो, या साइकोलॉजी में मास्टर्स करके कोई सर्टिफिकेशन उनका एडिक्शन का वगैरह स्पेशल हो। तो इन लोगों का काम है कि वो काउंसलिंग के द्वारा आपको चीज़ों में मदद करें। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बहुत तीव्र इच्छा होती है हर शाम को कि मुझे पीने के लिए जाना ही है, तो अब ये दो लोग कैसे मदद करेंगे? पहली व्यक्ति जिसे हम साइकाइट्रिस्ट कर रहे हैं वो आपको मेडिसिन लिख के देती है ताकि आपकी शारीरिक रेस्टलेसनेस कम हो जाए। अब साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है? आपको बाकी के बिहेवियर तरीके समझाए जाए जिसके कारण आप खुद को एंगेज कर पाओ। हर चीज के लिए तो दवाई नहीं दी जा सकती, या हर चीज का सिर्फ बिहेवियर सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। तो दोनों को साथ में ट्रीट करना बहुत जरूरी है। कई बार अगर जैसे एडिक्शन का तो मैं नहीं कहूँगी, बट जैसे मान लीजिए बाकी कोई डिसीजेस है, जैसे एंजाइटी का हो गया या फिर ADHD एडल्ट ADHD का हो गया, अगर मात्रा उसकी इंटेंसिटी या फिर हम जो सीवियरिटी इंडेक्स जिसे कहेंगे वो कम है, मान लक्षण कम है, तो कभी कभी सिर्फ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के द्वारा भी बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। ओके डॉक्टर, आजकल के डिजिटल एरा में मीडिया का रोल कितना इम्पोर्टेंट है डी एडिक्शन में? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो मुझे लगता है कि सिर्फ डिजिटल ही नहीं बट ऑल ओवर मीडिया की हम बात करें, प्रिंटिंग से लेकर बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक, तो मुझे लगता है ये हमारा लाइफ मीडिया से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है। करेक्ट। और ये दोनों तरफ धार जैसे दिखती है तलवार को, वैसे ये डबल स्वॉर्ड जिसे हम कहेंगे कि दोनों तरफ उसको धार है। यूज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तन आ सकता है, या तो फिर उसका अलग से कंट्रीब्यूशन भी दिखता है। जैसे कि मैं आसान और शब्दों में बताऊं तो हमारा अभी का डिस्कशन जो हमारे बाकी के व्यूअर्स देखेंगे, ये भी तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से हम प्रिवेंशन का मैसेज दे रहे हैं, यहाँ से हम उपचार का ये दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। तो अगर हम मीडिया का ठीक से उपयोग करेंगे तो ये बहुत पावरफुल टूल बन सकता है टू स्प्रेड द राइट इंफॉर्मेशन टू द पीपल हु आर इन नीड। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार मीडिया के कारण ही सब्सटेंसेस को एक ग्लोरिफिकेशन मिला है कि पार्टी करना इज द ओनली फन, और पार्टी में ये करो तो ही मॉडर्न कहा जाता है। या फिर इस तरीके के जो गाने हैं जो अल्कोहल के ऊपर बनते हैं या नशे के ऊपर बनते हैं,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीनेजर्स में वो भी तो क्यूरियोसिटी तैयार कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल मीडिया हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो प्रिंटिंग हो चाहे वो मीडिया हो। बट मैं एक होपफुल विजन रख के ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे क्वालिफाइड लोग अगर प्लेटफॉर्म्स पे आकर अपना अच्छा मैसेज ट्रीटमेंट के बारे में हर कोई डिटेल्स देना चाहेंगे, तो शायद सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई बार हम प्रिवेंशन का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। करेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे मीडिया की बात अगर निकली है ना, तो एक ऑब्जर्वेशन अगेन मेरा, जो बॉलीवुड स्टार है या कोई क्रिकेट या स्पोर्ट पर्सनैलिटी है, वो भी हम देखते हैं कि वो एक चीज़ प्रमोट करते हैं। डेफिनेटली। तो वो गलत है एक्चुअली। मे बी उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं इसलिए वो प्रमोट करते हैं, लेकिन उनको जो फॉलो करते हैं उनको वो बाय सबकॉन्शियस माइंड ऐसा लगता है कि अच्छा ये बड़ा प्लेयर है, ये फॉलो करते हैं तो चलो मैं भी करता हूँ। बट वेंकटेश जी, एक बात वहाँ पे और भी है कि हम अपना राइट इंटेलिजेंस और असेसमेंट यूज करेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ दी गई एडवर्टाइजमेंट है। इसी बॉलीवुड स्टार को अगर मैं उसके रियल लाइफ में देखूंगा तो ये नहीं कर रहा है वो, राइट? वो तो शायद रोज सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा है, बट वो एडवर्टाइज इस चीज की कर रहा है। तो उसने जो पर्दे पे दिखाया है और जो उसकी एक्चुअल लाइफ है उसमें काफी अंतर है। और हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसे एक्टर्स भी होंगे जो शायद ऑलरेडी अपने रियल लाइफ में भी नशा करते होंगे, बट शायद उसका जो परिणाम है वो डेफिनेटली दिखता ही है। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होने से पहले हमें अपनी विचारधारणा, अपनी सोच विचार, अपना कॉन्शियसनेस डेफिनेटली यूज करना चाहिए। आपकी बॉडी, पॉजिटिव रोल मॉडल्स हम अगर अपने लिए चूज कर पाए तो हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। करेक्ट। लास्टली डॉक्टर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ये कहूँगी कि कोई भी प्लान करके एडिक्शन तक नहीं पहुंचता। मेरे 16 इयर्स के करियर में एज ए साइकोलॉजिस्ट एंड एडिक्शन थेरेपिस्ट मैंने मेरे एक भी पेशेंट को ये कहते हुए नहीं सुना है कि मैडम मुझे एक दिन ना अल्कोहलिक ही बनना था। Nobody does that. Everybody comes with this simple thing कि ये कुछ क्यूरियस एलिमेंट है, उसको करके देखते हैं, फन आएगा। और धीरे धीरे आपके समझने से पहले ये बीमारी डेवलप हो जाती है और फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मैं हमेशा कहूँगी आपके व्यूअर्स के लिए दैट मदद मांगना ये वीकनेस का नहीं बट स्ट्रेंथ का पार्ट है और प्रिवेंशन ही इलाज है। करेक्ट। डॉक्टर शीतल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप एक्चुअली, और मुझे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे मिली आज बात करके। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर माय शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इट वाज रियली प्रोडक्टिव डिस्कशन। और किसी भी अगर व्यूअर को हम तक पहुंचना है और उनको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर आप हमारा नंबर दे सकते हैं। करेक्ट। हम उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी। करेक्ट। सो व्यूअर्स, डेफिनेटली मैं मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में इनके डिटेल्स। एडविक वन स्टॉप सॉल्यूशन, एडविक वन स्टॉप सॉल्यूशन ही हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर है। तो आप गूगल में इनके डिटेल्स, इनके कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेगी इजीली। अगेन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज, I will mention all the details of Advic One Stop Solution in the description. Thank you viewers for watching this episode, and I will see you in the next episode.